नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आदिकालीन हिंदी कविता में राष्ट्रीय चेतना और राजभक्ति का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि आदिकाल में राष्ट्रीयता का स्वरूप क्या है। वीडियो के अंत में हम राष्ट्रीय चेतना तथा राजभक्ति से संबंधित कवि और काव्य ग्रंथों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आदिकाल हिंदी का प्रथम काल है जो शुक्ल जी के अनुसार संवत 1050 से लेकर संवत 1375 ईस्वी तक रहा है। यानी आदिकाल जो है हिंदी का पहला काल है जो शुक्ल जी के अनुसार संवत 1050 ईस्वी से लेकर संवत 1375 ईस्वी तक रहा है। यह युग अंतर विरोधी प्रवृत्तियों का युग है जिसमें एक साथ कई विशेषताएं पाई जाती हैं। यानी आदिकाल में एक साथ कई विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें श्रृंगार से संबंधित कविताएं लिखी जा रही थी, भक्ति से संबंधित कविताएं लिखी जा रही थी, तो इसी के साथ साथ वीरतापूर्ण कविताएं भी लिखी जा रही थी। कहने का मतलब यह है कि इसमें एक साथ कई विशेषताओं से संबंधित कविताएं लिखी जा रही थी। इसी युग में चारण कवि राजाओं के दरबार में रहकर राजभक्ति तथा राष्ट्रीय चेतना से संबंधित वीरतापूर्ण काव्य रचना कर रहे थे, जिसे रासो काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। इसी रासो काव्यधारा में कुछ मात्रा में राष्ट्रीयता की चेतना पाई जाती है। यानी कुछ कवि ऐसे थे जो राजा महाराजा के दरबार में रहते थे और दरबार में रह करके राजाओं की प्रशंसा में कविता लिखते थे। उन कवियों को चारण कवि कहा जाता है और उन्हीं के कविता में कुछ मात्रा में राजभक्ति पाई जाती है और कुछ मात्रा में राष्ट्रीयता की चेतना भी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आदिकाल में राष्ट्रीयता की चेतना का स्वरूप क्या है, यानी किस रूप में राष्ट्रीयता उभर करके आदिकाल में आई है। पहला पॉइंट है कि रासो कवि राजा के दरबार में रहकर रचना करते थे तथा अपने राजा की प्रशस्ति वर्णन करते थे। ऐसे में इनके काव्य में राजभक्ति अधिक तथा राष्ट्रीय चेतना कम दिखाई पड़ता है। यानी चूंकि रासो कवि जो थे वो दरबारी कवि थे और अपने राजा के भक्ति में ही कविताएं लिखते थे, उनकी प्रशंसा में ही कविताएं लिखते थे, इसलिए उनमें राष्ट्रीय चेतना कम दिखाई पड़ता है और राजभक्ति की मात्रा अधिक है। अगला बिंदु है कि उस समय राष्ट्र की कोई अवधारणा नहीं थी। यानी जिस समय आदिकाल था उस समय राष्ट्र नाम की कोई अवधारणा नहीं थी। कवि अपने राजा के प्रशंसा में ही वीरतापूर्ण काव्य लिखा है। इसमें राष्ट्रीयता की चेतना प्राप्त नहीं होती है। यानी इसमें जो है राष्ट्रीयता की चेतना नहीं के बराबर है। केवल जो है राजाओं का वीरतापूर्ण काव्य है और अपने राजा के प्रशंसा के बारे में लिखा गया है। अगला बिंदु है कि आदिकालीन वीरता का कोई राष्ट्रीय उद्देश्य नहीं है। आदिकालीन वीरता का कोई राष्ट्रीय उद्देश्य नहीं है। यहाँ वीरता एक आदत है जो अपने क्षुद्र उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग की जाती है। यहाँ वीरता समाज को सुरक्षा न प्रदान कर समाज को आतंकित करती है, यानी समाज के लोगों में असुरक्षा की भावना भरती है। एक उदाहरण देख लेते हैं। जाकी कन्या सुंदर देखी तापर जाए धरी तलवार। यानी जिसकी कन्या को राजा महाराजा सुंदर देखते थे उससे युद्ध कर लेते थे, उस पर जो है तलवार उठा लेते थे। तो एक तरीके से ऐसी वीरता राष्ट्र के हित में न होकर के राष्ट्र के विरोध में होती है। अगला बिंदु है कि आदिकाल में हुए युद्ध देश के लिए नहीं है। यानी राजा महाराजा जो आपस में युद्ध लड़ते थे वो देश के लिए न होकर के सिर्फ सामंतों का आपसी युद्ध है। यहाँ युद्ध करना शान की बात है। जिसने युद्ध नहीं किया है उसका जीवन निरर्थक माना जाता है। जगनिक ने परमाल रासो में लिखा है कि 12 बरस लो कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, अब बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। कहने का मतलब यह है क्षत्रियों को हर हाल में युद्ध करना ही चाहिए क्योंकि उनको जो है 18 साल से आगे जीवन धिक्कार होता है। 18 साल होने पर उनको रणभूमि में युद्ध करते हुए मर जाना चाहिए। 18 वर्ष से अधिक अगर क्षत्रिय जीता है तो उसके जीवन को धिक्कार है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आदिकाल की रचनाओं को राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के रूप में न देखकर उसे चारण कवियों द्वारा अपने राजा के प्रशंसा के लिए लिखे जाने वाले काव्य के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी राष्ट्रीयता के रूप में आदिकालीन काव्य को नहीं देखा जाना चाहिए।
उसे केवल इस रूप में देखा जाना चाहिए कि कुछ दरबारी कवि हैं, कुछ चारण कवि हैं, वो अपने राजा के दरबार में रहते हैं और अपने राजा की प्रशंसा में उनका वीरता पूर्वक काव्य लिखे हुए हैं। यह काव्य राष्ट्रभक्ति से संबंधित न होकर के केवल राजभक्ति से संबंधित है। ये रहा आपका आदिकालीन हिंदी कविता में राष्ट्रीयता का स्वरूप क्या था। अब हम देखेंगे कि आदिकाल का राष्ट्रीय काव्य एवं कवि, आदिकाल का राष्ट्रीय काव्य एवं कवि के बारे में चर्चा करेंगे। आदिकाल में राष्ट्रीयता का कोई निश्चित रूप नहीं था। यहाँ केवल राजभक्ति एवं वीरता से संबंधित काव्य ही मिलता है, जो चारण कवियों के द्वारा लिखा गया है। इसे रासों के नाम से जाना जाता है और उसी रासों काव्यों और उन्हीं रासों काव्यों के रचनाओं के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। आपको इन रचनाओं को ध्यान में रखना है, आपसे बहुविकल्पी प्रश्नों में या अति लघुत्तरी प्रश्नों में पूछा जा सकता है। पहले कवि का नाम है दलपत विजय। इन्होंने खुमाल रासों की रचना की है। नरपति नाल ने बिसल देव रासों की रचना की है। जगनिक ने परमाल रासों की रचना की है, इसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की है। इसमें कुल 69 समय है, आपको समय को ध्यान रखना है। ये पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखा गया है। केदार भट्ट ने जयचंद्र प्रकाश की रचना की है और मधुकर भट्ट ने जय मयंक जस चंद्रिका की रचना की है और ये दोनों रचना जो है जयचंद्र के ऊपर लिखे गए हैं। तरलांगधर ने हम्मीर रासों की रचना की है और नल्ह सिंह ने विजयपाल रासों की रचना की है। उम्मीद है दोस्तों आपको आदिकालीन हिंदी कविता में राष्ट्रीयता का स्वरूप कैसा है, राजभक्ति कैसा है, इसके बारे में समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।